नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा में 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के डेयरी परिसर को किया देश को समर्पित। आलू प्रसंस्करण संयंत्र का भी किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा, बनास डेयरी से किसानों की आय बढ़ाने और गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मिलेगी मदद। कहा, भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में है एक अच्छा कदम। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में केमिकल फर्टिलाइजर्स पर निर्भरता कम करने के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर दिया जोर। कहा, आगामी खरीफ की फसल की अच्छी पैदावार हो, इसके लिए राज्यों को की जाएगी मदद। भारत के चीनी निर्यात में 291% की वृद्धि दर्ज। 2021-22 के दौरान $4,600 मिलियन तक पहुंची। भारत ने विश्व भर के 121 देशों को चीनी का किया निर्यात। पीयूष गोयल ने कहा, मोदी सरकार की नीतियां किसानों की आय बढ़ाने में कर रही हैं मदद। देश में 2022-23 में अब तक रबी फसल के 69 लाख मीट्रिक टन गेहूं की गई खरीद। 5,86,000 किसान हुए लाभान्वित। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा, अब तक 754 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की भी हुई है खरीद। इससे 1 करोड़ 8 लाख किसान हुए लाभान्वित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा जिले के दियोदर में मंगलवार को 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाए गए एक नए डेयरी परिसर और आलू प्रसंस्करण संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान बनास डेयरी के नए परिसर का निरीक्षण भी किया। इस डेयरी के नए परिसर की लागत तकरीबन 600 करोड़ रुपए है। इस नए संयंत्र में रोजाना 30 लाख लीटर दूध प्रोसेस किया जाएगा। इसके अलावा 1 लाख मीट्रिक आइसक्रीम, 20 टन संघनित दूध यानी खोया और 6 टन चॉकलेट का उत्पादन भी होगा। यही नहीं, यहाँ कई टन बटर यानी मक्खन का भी उत्पादन किया जाएगा। दुग्ध उत्पादन के साथ साथ बनासकांठा में आलू का भी उत्पादन काफी हो सकता है। इसी के मद्देनजर यहां पहली बार बनास डेयरी के अंदर आलू प्रसंस्करण संयंत्र भी लगाया गया है, जो किसानों से आलू तो खरीदेगा ही, साथ ही साथ आलू से बनने वाले विभिन्न उत्पादों को भी निर्माण करेगा। गुजरात के बनासकांठा जिले के दियोदर में नई डेयरी कॉम्प्लेक्स और आलू प्रसंस्करण प्लांट राष्ट्र को समर्पित करने के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मेरी खुशी कई गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि यह हमारी पारंपरिक ताकत से भविष्य के निर्माण का उत्तम उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बनास डेयरी ने यह भी सिद्ध किया कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। बनास डेयरी संकुल के लोकार्पण का कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मेरी खुशी अनेक गुना बढ़ गई है। आज यहां जो भी लोकार्पण और शिलान्यास किए गए हैं, वो हमारी पारंपरिक ताकत के से भविष्य के निर्माण के उत्तम उदाहरण है। बनास डेयरी संकुल, चीज और वे प्लांट, ये सभी तो डेयरी सेक्टर के विस्तार से अहम है ही। बनास डेयरी ने ये भी सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बनासकांठा जैसे कम वर्षा वाले जिले की ताकत कांगड़े गाय, महसानी भैंस और यहाँ के आलू से कैसे किसानों की तकदीर बदल सकती है, ये मॉडल आज बनासकांठा में हम देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने हमेशा सेहस्त्र किसानों को अतिरिक्त आय से जोड़ने का आह्वान किया है, जिसे बनास डेयरी ने पूरी गंभीरता से अपनाया है। बनासकांठा जैसे कम वर्षा वाले जिले की ताकत कांकरेज गाय, मैसानी भैंस
और यहां के आलू से कैसे किसानों की तकदीर बदल सकती है, ये मॉडल आज बनासकांठा में हम देख सकते हैं। बनास डेयरी तो किसानों को आलू का उत्तम बीज भी उपलब्ध कराती है और आलू के बेहतर दाम भी देती है। और ये सिर्फ आलू तक सीमित नहीं है। मैंने लगातार स्वीट रिवॉल्यूशन की बात की है। शहद से किसानों को अतिरिक्त आय से जोड़ने का आह्वान किया है। इसको भी बनास डेयरी ने पूरी गंभीरता से अपनाया है। और खरीफ सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में केमिकल फर्टिलाइजर्स पर निर्भरता कम करने के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर देना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी खरीफ की फसल की अच्छी पैदावार हो, इसके राज्यों को हर संभव मदद की जाएगी। भारत के चीनी निर्यात में वित्त वर्ष 2013-14 के 1,177 मिलियन डॉलर की तुलना में 291% की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4,600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। DGCI&S के डेटा के अनुसार भारत ने विश्व भर के 121 देशों को चीनी का निर्यात किया। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चीनी के निर्यात में 65% की उछाल दर्ज की गई। ये वृद्धि उच्च माल भाड़ा बढ़ोतरी, कंटेनरों की कमी आदि के रूप में कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न लॉजिस्टिक्स संबंधी चुनौतियों के बावजूद अर्जित की गई। एक ट्वीट में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को रेखांकित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियां किसानों को वैश्विक बाजारों का दोहन करने के माध्यम से उनकी आय बढ़ाने में सहायता कर रही हैं। भारत की चीनी घोल रही है विश्व में मिठास। और देश में 2022-23 में अब तक रबी फसल के 69 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। इससे 5,86,000 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 13,951 करोड़ रुपए मिले। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान रबी फसल के गेहूं की खरीद हाल ही में मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में शुरू हुई। 2021-22 के खरीफ धान की खरीद सुगमता पूर्वक चल रही है। अब तक देश भर में 754 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा गया है। इससे 1 करोड़ 8 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 1,47,000 करोड़ रुपए से अधिक मिले। हमारा संकल्प कुपोषण मुक्त भारत के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की कोशिश रही है कि जच्चा बच्चा के साथ साथ कामकाजी महिलाओं और गरीब वर्ग को सही पोषण मिले। इसके लिए सरकार ने आर्थिक मदद द्वारा मां और बच्चे का पोषण सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत 2.4 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को 10,000 करोड़ रुपए की सीधी मदद की गई। गर्भावस्था के दौरान कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर किया 24 सप्ताह जच्चा बच्चा की सुरक्षा और पोषण के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। महामारी की चुनौतियों के दौरान भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 3.40 लाख करोड़ रुपए की लागत से 80 करोड़ लाभार्थियों को हर माह 5 किलो मुफ्त अनाज ताकि कोई गरीब भूखा न रहे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 2015-16 की तुलना में 2019-20 तक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण संकेतकों में व्यापक सुधार हुआ है और देश भर में 40 करोड़ से अधिक पोषण केंद्रित गतिविधियों द्वारा जन जागरूकता फैलाई जा रही है। पोषण संबंधी डेटा जुटाने के लिए राज्यों को 11.03 लाख स्मार्टफोन और 11.94 लाख ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस आवंटित पोषण ट्रैक्टर से 11.35 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ा गया
और साथ ही 10.22 लाख फ्रंटलाइन कर्मियों को पोषण संबंधी कार्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। पोषण 2.0 के तहत पोषण वाटिका जैसे नवोन्मेषी माध्यम से सभी आकांक्षी जिलों में पोषण जागरूकता को बढ़ावा भी मिला है। गरीब को कुपोषण से मुक्ति और महिलाओं, बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं में आवश्यक पोषण तत्वों की पूर्ति के लिए सभी सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल के वितरण का निर्णय अब तक 7.31 लाख मीट्रिक टन का वितरण किया गया। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि ऑरेंज सिटी के नाम से मशहूर नागपुर को भी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के संतरे की सप्लाई की जाती है। महाराष्ट्र से सटे इस जिले के किसानों का नागपुर को ऑरेंज सिटी के रूप में पहचान दिलाने में अहम योगदान है। अब एक जिला एक उत्पाद योजना में छिंदवाड़ा जिले के संतरों को सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से अपनी अलग पहचान मिली है। जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि सतपुड़ा ऑरेंज नाम से ब्रांडिंग पैकेजिंग की योजना में लोगो और QR कोड तैयार करवाया जा रहा है। कोड को स्कैन करते ही कीमत समेत संतरे की पूरी जानकारी आ जाएगी। छिंदवाड़ा संतरा पतले छिलके वाला, मीठा और रस से भरपूर होता है। बढ़ती लोकप्रियता के चलते कुछ वर्षों से किसान इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सीधे भी बेच रहे हैं। जिले के पारुड़ना, सौंसर, बिछुआ विकास खंडों के लगभग 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र के बागीचों में हर साल तकरीबन 4.5 लाख टन संतरा होता है। इसका लगभग 60 से 70% संतरा नागपुर मंडी पहुंचता है, जहां से देश के अन्य राज्यों और बांग्लादेश में भी इसे भेजा जाता है। कश्मीर की सुंदरता में चिनार के पेड़ों का अहम स्थान है। बड़े बड़े चिनार के पेड़ कश्मीर की पहचान हैं। यहाँ सैकड़ों पेड़ों की उम्र 300 से 700 साल तक है। चिनार एक पेड़ नहीं है, बल्कि इसमें कश्मीर का पूरा इतिहास मौजूद है। घाटी की इसी सुंदरता को सहेजने का काम इन दिनों काफी जोरों पर है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए चिनार के पेड़ों को संरक्षित करने और घाटी में इसकी महिमा बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। इसी अभियान के तहत मुगल बागों में चिनार के पौधे लगाए जा रहे हैं। कश्मीर की आम भाषा में चिनार को बोइन भी कहा जाता है। चिनार के पेड़ों की सैकड़ों साल पुरानी ये विरासत हमेशा से दुनिया भर को आकर्षित करती रही है। बागवानी विभाग ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों से घाटी में चिनार के पेड़ों की संख्या काफी कम हो गई है। एक सर्वे के मुताबिक घाटी में पहले 50,000 के करीब चिनार के पेड़ थे, पर अब मात्र 35,000 ही रह गए हैं। खूबसूरती के नज़ारे से अब हम देखेंगे तो चिनार की बहुत सी खूबसूरतियाँ हैं कि जहाँ हमें मुगल गार्डन में चिनार मिलते हैं या रोडों पे चिनार मिलते हैं। तीन मतलब होते हैं, जैसे यहाँ लोग बहुत शहरों से आते हैं, बहुत स्टेटों से आते हैं ये चिनार देखने के लिए। बहुत ज़रूरी चिनार तो चिनार है। चिनार ऑक्सीजन भी देता है, साए भी रहता है। हर जो टूरिस्ट आता है वो पसंद करता है हम देखेगा चिनार। चिनार ट्रीज जितना आप लगाओगे उतना मिट्टी को रोक के भी रखेगा, इरोशन नहीं होगा, तो उस हिसाब से तो एनवायरनमेंट के लिए और अच्छा है। और यहाँ की जो हवा है, ताजगी है, यहाँ का एनवायरनमेंट सब बना के रखेगा। हम ये कोशिश करते रहते हैं कि हर साल नए चिनार लगे, तो इसी असना में डिपार्टमेंट ने कोई 10,000 चिनार इस वक्त अवेलेबल रखे हैं फॉर जनरल पब्लिक। NGOs आ सकते हैं, हमें अप्रोच कर सकते हैं, सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन, स्कूल्स, तो दे विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। केंद्र के मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। ऐसे देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा रहे हैं। हरियाणा में लगभग 1 करोड़ 22 लाख लाभार्थी हैं और 27 लाख राशन कार्ड धारक हैं। इन सबको निःशुल्क खाद्यान्न 5 किलो प्रति सदस्य के अनुसार वितरित किया जाएगा। देखते हैं एक रिपोर्ट। हरियाणा में कोरोना काल में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब तक 11 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना को सितंबर 2022 तक किए जाने के बाद अब हरियाणा प्रदेश में 63,000 मीट्रिक टन प्रतिमास गेहूं का वितरण किया जाएगा। सितंबर माह तक 3,80,000 मीट्रिक टन गेहूं वितरित किया जाएगा। हरियाणा के मेवात जिले में और अधिक लगभग 9 लाख लाभार्थी हैं और सबसे कम लाभार्थी लगभग 1,86,000 चरखी दादरी में हैं। इसमें 5 किलो गेहूं हम लोग प्रति लाभार्थी देते हैं।
63,000 मीट्रिक टन हम लोग प्रतिमाह बांटते हैं। तो इसमें जो भी राशन कार्ड होल्डर हैं वो अपने डिपो में जाकर या जो राशन कार्ड की जो भी दुकान होती है वहाँ जाकर प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा लाभार्थी मेवात ज़िले में है, जहाँ 9 लाख लाभार्थी हैं, और सबसे कम लाभार्थी जो एक नया ज़िला बना है चरखी दादरी, उसमें है। किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। इस बार एफसीआई को 85 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य दिया गया है। अभी तक 15 लाख मीट्रिक टन लिया जा चुका है। एफसीआई के पास 65 लाख मीट्रिक टन फसल रखने के लिए गोदामों की व्यवस्था है। इस बार भारत सरकार के निर्देश पर खुले में फसल को न रखने के आदेश हैं। पिछले वर्ष 48 लाख मीट्रिक टन खुले में रखा गया था। इस बार संभावना है कि खुले में गेहूं बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राशि उनके बैंक खातों में 48 घंटे में देना सुनिश्चित किया गया है। मंडी से की गई खरीद को तुरंत गोदामों में भेजा जा रहा है, जिससे फसल को उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। इस बार हमें भारत सरकार की तरफ से 85 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का टारगेट दिया गया है, जिसमें से हम अभी तक 15 लाख मीट्रिक टन खरीद चुके हैं, जो कि लगभग 17% है। गोदामों की व्यवस्था है, जिसमें से 55 लाख मीट्रिक टन अभी खाली है। तो मंडी से जो भी गेहूं की खरीद होगी उसको त्वरित गति से गोदामों में भेजने के लिए हमने सारे MLC MTC ठेकेदार की व्यवस्था कर रखी है, और पर्याप्त रिक्त स्थान उपलब्ध होने की वजह से उठाव में कोई समस्या नहीं आएगी। साथ ही साथ किसानों को उनकी फसल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो हम लोग 48 घंटे में देना सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें कोरोना काल के बाद से ही 5 किलो गेहूं प्रति सदस्य मिल रहा है। यहाँ बाजार में गेहूं के भाव काफी अधिक हैं। ऐसे में उनके लिए निःशुल्क में मिल रहा गेहूं बहुत बड़ी मदद है। हमें ये फ्री राशन मिलता है पर हेड 5 किलो में 25 किलो मिलता है। 5 मेंबर हैं हम घर में, और हमें काफ़ी सुविधा मिल रही है। सरकार के हम आभारी हैं। मुझे 5 किलो राशन व्यक्ति के हिसाब से मिलता है। महीने में 30 किलो राशन मुझे मिलता है। भारतीय खाद्यान्न निगम द्वारा 37 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद करनी थी, जिसमें अब तक 34 लाख मीट्रिक टन का उठान किया जा चुका है। इस बार एफसीआई ने नया कदम उठाया है, जिसके तहत फोर्टिफाइड चावल लिया गया है। साधारण चावल को B12 सहित फोलिक एसिड और आयरन युक्त करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा जन साधारण को वितरित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD किसान। और आइए अब देखते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। बिहार में समय से बोए गए गेहूं की कटाई कर लें और साथ ही सुरक्षित स्थान पर भंडारण भी कर लें। दक्षिण बिहार के जलोढ़ इलाके में चारा मक्का की बुआई की जा सकती है। यहाँ के किसान सब्जियों और दूसरी खड़ी फसलों की हल्की सिंचाई भी करते रहें। बिहार के ही उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी इलाके में मूंग और उड़द की बुआई इस समय की जा सकती है। वहीं झारखंड में समय पर बोई गई गेहूं की फसल की कटाई जारी रखें, जबकि ओडिशा में पश्चिमी इलाकों में ग्रीष्मकालीन धान में दाना भरते समय सिंचाई करते रहें। राज्य के पूर्वी और दक्षिण पूर्व में स्थित तटीय मैदानी इलाकों में उड़द और मूंग की कटाई का काम कर लें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके और जलपाईगुड़ी जिले में जूट की बुआई पूरी कर लें। राजस्थान के जालौर, जोधपुर, चूरू, पाली और बाड़मेर के अलावा जैसलमेर और बीकानेर के किसान सब्जियों में बार बार सिंचाई करते रहें और खेत में नमी बनाए रखने के लिए पलवार कर लें। सिरोही जिले में समय समय पर खरबूजे की सिंचाई करते रहें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह और शाम के समय सब्जियों और फलों की हल्की सिंचाई करें। हरियाणा के झज्जर में सरसों, गेहूं और तैयार हो चुकी सब्जियों की कटाई करें, जबकि महेंद्रगढ़ जिले में सरसों, गेहूं और काबुली चना की कटाई करें। कटाई का काम सुबह तड़के या फिर देर शाम में करें। इसके अलावा यहाँ सब्जियों की खड़ी फसल में पानी भी देते रहें। दिल्ली और आसपास के किसान सब्जियों की नर्सरी, चारा फसलों और बगीचों में बार बार सिंचाई करें। साथ ही आड़ लगाकर इन्हें गर्म हवाओं से बचाएं। हल्दी की पैदावार, उपभोग और निर्यात के मामले में भारत सबसे ऊपर है। कुल उत्पादन का 80% हमारे देश में ही होता है। भारत में भी सबसे ज्यादा 60% हल्दी आंध्र प्रदेश में उगती है। इसके बाद तमिलनाडु,
केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का नंबर है। ओडिशा और झारखंड में भी इसकी खेती की जाती है। ये उष्णकटिबंधीय मसाला फसल है। इसे गर्मी के मौसम में भी उगाया जाता है और मानसून में भी। खरीफ मौसम में ये सबसे उपयुक्त फसल है। अंतर्वर्ती फसल के रूप में की जा सकती है खेती। हल्दी को 4.5 से 7.5 pH वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। ऊसर और क्षारीय जमीन इसके लिए सही नहीं है। केरल और पश्चिमी तट वाले हिस्सों में अप्रैल और मई के दौरान इसकी बुआई हो जाती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 20 से 25 क्विंटल प्रकंद की जरूरत होगी। कंद स्वस्थ और उसका वजन 25 ग्राम के आसपास हो। मात्र प्रकंद को 2 टुकड़ों में बांट लें, जबकि द्वितीयक प्रकंद के 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े बनाएं। बीज को लगाने से पहले भीगे पुआल में रखें। इससे उनमें अंकुरण होगा और खेत में जल्दी जमेंगे। हल्दी की बुआई नाली बनाकर की जाती है। 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर नाली तैयार करनी है, जिसकी चौड़ाई और गहराई 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी है। नाली में मिट्टी, ट्राइकोडर्मा युक्त कंपोस्ट और रासायनिक खाद को अच्छी तरह मिलाते हैं। फिर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रकंदों को रखकर मिट्टी से ढक देते हैं। नाली जमीन से नीची रहनी चाहिए ताकि गर्मियों में पानी देने में आसानी हो और बरसात में इस पर मिट्टी चढ़ा दी जाए। बुआई करते समय आंख को ऊपर की ओर रखें। बुआई के बाद सिंचाई करके पलवार कर दें। 1 हेक्टेयर हल्दी को 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश दें। खेत की तैयारी के दौरान फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटाश की आधी मात्रा देनी है। 45 से 60 दिन बाद नाइट्रोजन की आधी मात्रा और पोटाश की बची हुई आधी मात्रा दे दें। बुआई के 90 दिन बाद नाइट्रोजन की बची आधी मात्रा भी दे दें। बुआई के 60, 120 और 150 दिनों पर निराई गुड़ाई करनी होगी। मई में बुआई करेंगे तो फसल में 3-4 सिंचाई करनी होगी, जबकि बरसात की फसल में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रहे खेत में जल जमाव न होने पाए। आप चाहे तो हल्दी के साथ अंतर फसल के रूप में मिर्च, प्याज, बैंगन, मक्का और रागी लगा सकते हैं। अंतर फसल में हल्दी की हर 2 कतारों के बाद इनमें से किसी भी फसल की 1 कतार लगाएं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा से वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्प्रिंग मीटिंग के दौरान मुलाकात की। क्रिस्टेलिना ने भारत को कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के सफल टीकाकरण कार्यक्रम के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने अन्य कमजोर देशों को कोविड-19 राहत सहायता प्रदान करने के लिए भारत की भी सराहना की। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अगले सेना प्रमुख होंगे। पांडे सेना के वर्तमान उप प्रमुख हैं और वे जनरल एम नरवणे की जगह लेंगे, जो इस महीने के अंत तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे सेना प्रमुख बनने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी होंगे। इस पद पर अब तक इन्फेंट्री, आर्म्ड और आर्टिलरी अधिकारी बैठते रहे हैं। गुजरात के सूरत में मंगलवार से स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहरीकरण की थीम के साथ भव्य सम्मेलन का आगाज हुआ। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दर्शना जरदोश ने सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। सम्मेलन के पहले दिन देहरादून के जल प्रबंधन के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया, तो वहीं अहमदाबाद को स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड का प्रथम पुरस्कार दिया गया। बिहार सरकार ने राज्य के 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को कोविड टीके की एहतियाती डोज निःशुल्क का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इस फैसले से राज्य के करीब 5 करोड़ 25 लाख लोगों को फायदा होगा। राज्य सरकार ने निःशुल्क कोविड टीकाकरण के लिए 1314 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड संक्रमण पर रोक लगाने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर प्रत्येक व्यक्ति का मास्क पहनना अनिवार्य है। यह आदेश गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जिलों के लिए जारी किया गया है। अनिल विज ने कहा कि राज्य के इन 4 जिलों में मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आईपीएल के सीजन पर भी कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर मिशेल मार्श और दिल्ली के सहयोगी स्टाफ के 2 सदस्यों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मिशेल मार्श को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
दिल्ली के कुतुब मीनार में हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर के योगदान और दिल्ली की विरासत को दर्शाना था। दिल्ली के मुख्य सचिव सहित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अध्यक्ष तरुण विजय मौजूद थे और तमाम स्वयंसेवी भी वहां मौजूद रहे। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।